नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका संकट में दिखाई दे रहा है। संकट अंदर और बाहर दोनों ही जगह से दिखाई दे रहा है। जीडीपी को लेकर डराने वाली खबरें सामने आ रही हैं, तो सहयोगी भी साथ छोड़ रही हैं। ट्रंप के दोस्त और अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क ने ट्रंप का साथ छोड़ दिया है और वो खुलकर ट्रंप के खिलाफ बोल रही हैं। मस्क ने ट्रंप के उस विधेयक पर निशाना साधा है जिसे ट्रंप अमेरिका को सबसे ताकतवर देश बनाए रखने के लिए जरूरी बता रही हैं। तो मस्क ने कहा कि ट्रंप का फैसला घिनौना और शर्मनाक है। तो कैसे अमेरिका में ट्रंप की नीतियों के चलते बढ़ता जा रहा है विरोध, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। 80 साल में पहली बार अमेरिका से वैज्ञानिकों का हो रहा है पलायन। ट्रंप की नीतियों को बताया जा रहा है जिम्मेदार। दुनिया भर के देशों की तरफ से दिए जा रहे हैं आकर्षक ऑफर। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व पीएम ने अपने ही आर्मी चीफ पर लगाए गंभीर आरोप। इमरान खान बोले असीम मुनीर प्रतिशोध की भावना से कर रहे हैं काम। नीदरलैंड में 1 साल के अंदर ही गिरी सरकार। गठबंधन में शामिल सबसे बड़ी पार्टी ने सरकार से लिया समर्थन वापस। प्रधानमंत्री ने दिया इस्तीफा। और अब चलते चलते में देखेंगे दुनिया के टॉप 10 पैसे वाले देशों को। हिंदुस्तान को लिस्ट में नहीं मिली जगह। इन सभी खबरों पर हम आगे विस्तार से करेंगे बात, लेकिन एक नजर पहले हेडलाइंस पर। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति चुनाव में लिबरल पार्टी की बड़ी जीत। ली जे म्यूंग बनेंगे नए राष्ट्रपति। विरोधी उम्मीदवार ने स्वीकार की हार। हिंदुस्तान के दोस्त को साधने में जुटा पाकिस्तान। शहबाज शरीफ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने भेजा अपना करीबी। पुतिन के लिए निजी लेटर भी लिखा। बांग्लादेशियों को जबरन भेज रहा है हिंदुस्तान। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन देख तिलमिलाई यूनुस सरकार। राजनयिक नोट भेजने की तैयारी। ईरान में लापता हुए 3 हिंदुस्तानियों को पुलिस ने छुड़ाया। 1 महीने से एजेंटों ने बंधक बनाकर रखा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क के रिश्ते अब पूरी तरह से बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। कुछ महीने पहले तक ट्रंप के सबसे करीबी रहे मस्क अब ट्रंप सरकार के फैसलों की खुले तौर पर आलोचना कर रहे हैं। मस्क ने ट्रंप सरकार के टैक्स एंड स्पेंडिंग बिल को लेकर तीखा हमला बोला है। इसे घिनौना और शर्मनाक कहा है। ट्रंप सरकार ने इसे बिग ब्यूटीफुल बिल का नाम दिया है। इस विधेयक को प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की मंजूरी मिल चुकी है, जिसके बाद मस्क ने एक्स पर लिखा, माफ कीजिए लेकिन मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कांग्रेस का खर्च से भरा बेतुका और शर्मनाक बिल है। जिन लोगों ने इसके पक्ष में मतदान किया है उन्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने गलत किया। मस्क ने दावा किया कि ये विधेयक अमेरिका के बजट घाटे को बढ़ाकर $2.5 ट्रिलियन तक पहुंचा देगा। मस्क भले ही टैक्स एंड स्पेंडिंग बिल का विरोध कर रही हो, लेकिन ट्रंप ने उनके दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिना लेविट ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप पहले से जानते थे कि एलन मस्क इस बिल को लेकर क्या सोचते हैं, लेकिन एलन मस्क का ये कदम ट्रंप का नजरिया नहीं बदलेगा। ये बिग ब्यूटीफुल बिल है और राष्ट्रपति इसके साथ खड़े हैं। इस बिल को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आर्थिक नीति की रीढ़ बताया है, जबकि मस्क इसे अनियंत्रित खर्च का प्रतीक मान रही हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अमेरिका पर मुसीबत आने वाली है। वैसे मुसीबत दस्तक भी दे चुकी है। अमेरिका इस साल भारी मंदी की तरफ बढ़ रहा है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2025 में अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ 2.8% से घटकर 1.6% रह जाएगी और 2026 में ये और गिरकर 1.5% पर आ जाएगी। रिपोर्ट में इसका सबसे बड़ा कारण ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी और उनकी तरफ से लगाए गए भारी भरकम टैरिफ को बताया गया है। OECD के मुताबिक ट्रंप ने इंपोर्ट पर औसत टैरिफ दर को 2.5% से बढ़ाकर 15.4% कर दिया है, जो 1938 के बाद सबसे ज्यादा है। इससे न सिर्फ अमेरिकी लोगों को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है, बल्कि इंपोर्ट होने वाले कच्चे माल पर निर्भर कंपनियों के लिए भी लागत बढ़ गई है। वैश्विक अर्थव्यवस्था भी ट्रंप की ट्रेड वॉर की मार झेल रही है। OECD का अनुमान है कि 2024 में 3.3% रही वैश्विक ग्रोथ 2025 और 2026 में घटकर 2.9% हो जाएगी। ट्रंप के टैरिफ नीतियों को इसका सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है, लेकिन ट्रंप अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब उनकी तरफ से स्टील और एल्यूमिनियम के आयात पर 50% टैरिफ लगा दिया गया है, जो लागू भी हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इससे जुड़े आदेश पर साइन कर दिए हैं। हालांकि इस टैरिफ से ब्रिटेन को बाहर रखा गया है।
उस पर पहले की तरह 25% टैरिफ ही लागू होगा। ट्रंप ने 30 मई को स्टील और एल्यूमीनियम इंपोर्ट पर मौजूदा टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% करने की घोषणा की थी। उन्होंने इसके लिए यूएस ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट 1962 की धारा 232 के तहत नेशनल सिक्योरिटी चिंताओं का हवाला दिया था। अगर किसी तरह के आयात से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होता है तो इस कानून के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को व्यापार पर पाबंदियां लगाने का अधिकार होता है। ट्रंप के इस फैसले का असर सबसे ज्यादा चीन और हिंदुस्तान पर पड़ेगा। हिंदुस्तान के 4.56 बिलियन डॉलर यानी 39,000 करोड़ रुपए के मेटल एक्सपोर्ट पर असर पड़ने की संभावना है। अब बात वैज्ञानिकों की अमेरिका से टूटती उम्मीदों की। दुनिया भर में वैज्ञानिकों के लिए अमेरिका बड़ी उम्मीद की किरण रहा है। इसे वैश्विक वैज्ञानिक प्रतिभा की जन्नत माना जाता रहा है और यही कारण है कि अमेरिका में दुनिया भर के वैज्ञानिक रिसर्च करते रहे हैं। इसका फायदा अमेरिका को भी मिलता रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के चलते अब अमेरिका अपनी चमक खो रहा है। 80 सालों में पहली बार देश एक ऐसे ब्रेन ड्रेन का सामना कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कठोर नीतियां जैसे रिसर्च फंडिंग में कटौती, प्रवासी छात्रों पर रोक और शैक्षणिक स्वतंत्रता पर हमले इस ब्रेन ड्रेन के पीछे की बड़ी वजह है। अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस के सर्वे में खुलासा हुआ कि 75% वैज्ञानिक अमेरिका छोड़कर यूरोप और एशिया में नई जमीन तलाश रहे हैं या पलायन कर चुके हैं। 2015 तक जहां अमेरिका में हर वर्ष 60,000 से ज्यादा विदेशी शोधकर्ता आते थे, रिपोर्ट के मुताबिक इस साल यह आंकड़ा घटकर 15,000 से भी कम होने वाला है। ट्रंप प्रशासन ने नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ के ग्रांट्स में 2026 के लिए 40% की कटौती की है। इसके अलावा नेशनल साइंस फाउंडेशन से 13,000 करोड़ रुपए के अनुदान रद्द करने की बात कही है। फंडिंग में कटौती से वैज्ञानिकों को प्रोजेक्ट्स बंद होने का डर सता रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, क्लाइमेट साइंस, जेनेटिक्स व न्यूरोसाइंस जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे वैज्ञानिकों को अब दुनिया भर के देश अपने यहाँ आकर्षित करने के लिए तरह तरह के ऑफर दे रहे हैं। इसने वैश्विक स्तर पर एक नई प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया है। इस बीच ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो अपनी नीतियों से पीछे नहीं हटेंगे, यानी खर्च कटौती के नाम पर सख्ती जारी रहेगी। वहीं ट्रेड डील के नाम पर भी अमेरिका सौदेबाजी पर उतर आया है। ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ पर लगाई रोक के फिर से शुरू होने के 5 हफ्ते पहले ही अपने ट्रेड पार्टनर देशों को 4 जून से अपने सबसे बेहतर ऑफर देने को कहा है, जिससे अमेरिका के साथ उनके देश के व्यापार समझौते अच्छे से चलते रहें। अमेरिका के ट्रेड प्रतिनिधि ऑफिस ने एक ड्राफ्ट लेटर जारी किया है। इसमें उन देशों पर निशाना साधा गया है जिनके साथ व्यापार समझौते को लेकर कई बैठकें और दस्तावेजों के लेन देन को लेकर सक्रिय रूप से चर्चाएं जारी हैं। यूरोपीय संघ, जापान, वियतनाम और हिंदुस्तान के साथ अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर चर्चा कर रहा है। अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लेटनिक ने कहा, हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता ज्यादा दूर नहीं है। दोनों देश अब इस स्टेज पर आ चुके हैं जो दोनों के हित में है। लेटनिक ने संकेत दिया कि हिंदुस्तान को बेहतर शर्तें मिल सकती हैं क्योंकि वो शुरुआती समझौतों में शामिल हो सकता है। उन्होंने कहा, जो देश पहले आते हैं उन्हें बेहतर डील मिलती है। यही तरीका है। जो देश 4 जुलाई से 9 जुलाई के बीच आएंगे वहां बस भीड़ होगी। लेटनिक ने कहा कि ट्रंप प्रशासन का लक्ष्य हिंदुस्तान से व्यापक रियायतें हासिल करना नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के बाजारों तक उचित पहुंच तलाशना है। ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच इस हफ्ते बातचीत होने जा रही है। ये बातचीत फोन कॉल के जरिए हो सकती है। और अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 9 मई 2023 को गिरफ्तार किया गया था। ये गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुई थी। बाद में इमरान को इस मामले में जमानत मिली, लेकिन दूसरे मामले उन पर लगातार दर्ज होते चले गए, जिसके चलते इमरान जेल से बाहर नहीं आ पाए। और इसका सबसे बड़ा कारण पाकिस्तान के फौजी जनरलों को माना गया। अब इमरान खान ने भी इस दावे पर अपनी मोहर लगा दी है। पीटीआई चीफ ने कहा कि फील्ड मार्शल असीम मुनीर मेरे और बुशरा बीवी के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे और उनके ही इशारों पर तमाम फर्जी केस दायर किए गए हैं। इमरान ने कहा कि मैं जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था उस दौरान मैंने जनरल असीम मुनीर को आईएसआई चीफ के पद से हटाया, तो मुनीर की तरफ से मैसेज भेजा गया कि वो मेरी पत्नी बुशरा बीवी से बात करना चाहते हैं। बुशरा बीवी ने मुनीर से बात करने से इनकार कर दिया और कहा कि उनका ऐसे मामलों से कोई लेना देना नहीं है और वो उनसे नहीं मिलेंगी। इसके बाद मुनीर बुशरा बीवी के पीछे पड़ गए और अगर बुशरा बीवी 14 महीने जेल में है तो इसका दोषी जनरल असीम मुनीर है, जो प्रतिशोध की भावना से काम कर रहा है। जिस तरह से बुशरा बीवी को निजी प्रतिशोध के लिए निशाना बनाया गया है उसकी कोई तुलना नहीं है। पाकिस्तान में तानाशाही के सबसे काले दौर में भी ऐसा कभी नहीं हुआ।
जिसके आरोप पीटीआई पर लगाए गए, जबकि ये लंदन योजना का एक हिस्सा थी। बता दें कि उस दौरान पीएमएल-एन के चीफ नवाज शरीफ लंदन में निर्वासित जीवन जी रहे थे और ये कहा गया था कि सेना के साथ उनकी डील हो गई थी। उसके बाद ही इमरान के बुरे दिनों की शुरुआत हुई। इमरान खान ने देश की न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि आतंकवाद विरोधी अदालतें और कई जज पीटीआई के खिलाफ चल रहे दमनकारी नीतियों का साथ दे रही हैं। हम निर्दोष हैं। हमारे लोगों को बिना सबूत और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के बिना सजा दी जा रही है। और अब बात नीदरलैंड की। नीदरलैंड में राजनीतिक उथल-पुथल मच गई है। प्रधानमंत्री डिक शूफ ने अचानक इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। शूफ की सरकार अल्पमत में आ गई थी। उनकी सरकार पीवीवी के गठबंधन से चल रही थी, जिसके नेता गेर्ट विल्डर्स ने अपना समर्थन वापस ले लिया। गेर्ट विल्डर्स अपनी एंटी मुस्लिम बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने अपनी सरकार की रिफ्यूजी पॉलिसी के चलते ही सरकार को गिरा दिया है। शूफ के इस्तीफे के बाद नीदरलैंड सियासी अनिश्चितता में डूब गया और अब जल्द ही नए चुनाव होने की संभावना है। वाइल्डर्स, जो गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कड़ी प्रवासी नीतियों, रिफ्यूजी पॉलिसी की मांग की थी। वो शरणार्थियों के लिए सीमाएं बंद करने, परिवारों के पुनर्मिलन को रोकने और सीरिया में शरणार्थियों को वापस भेजना चाहते थे। लेकिन गठबंधन में शामिल अन्य 3 पार्टियों ने इन मांगों को खारिज कर दिया। वाइल्डर्स के नेता गेर्ट विल्डर्स का कहना है कि सरकार ने सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी को समर्थन नहीं दिया, इसलिए उनके पास गठबंधन छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। उन्होंने ये भी साफ किया कि अब वो पीवीवी के साथ आगामी चुनाव में उतरेंगे और प्रधानमंत्री पद के लिए दावा करेंगे। 4 पार्टियों का ये गठबंधन शुरू से ही अस्थिर था। वाइल्डर्स के बाहर निकलने से उनके सहयोगी दलों में गुस्सा और हैरानी है। कंजर्वेटिव वीवीडी पार्टी के नेता डिलन येसिलगोस ने कहा कि हमारे महाद्वीप पर युद्ध चल रहा है। ऐसे में वाइल्डर्स ने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। सेंट्रिस्ट एनएससी पार्टी की नेता निकोलियन वेन ब्रोनहोवेन ने भी इसे गैर जिम्मेदाराना बताया है। वहीं शूफ, जो 1 साल पहले वाइल्डर्स द्वारा चुने गए थे, उन्होंने भी विल्डर्स के फैसले को अनावश्यक और गैर जिम्मेदाराना बताया है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, हमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे समय में देश की सुरक्षा, मजबूती और अर्थव्यवस्था के लिए निर्णायक कदम उठाने की जरूरत है। शूफ की सरकार गिरने के बाद अब दूसरी पार्टियों, जिसमें पीपल्स पार्टी फॉर फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट और फार्मर सिटीजन मूवमेंट पार्टी अल्पमत सरकार बनाने पर विचार कर रही हैं, लेकिन इसके आसार कम हैं। बीबीवी नेता कैरोलिन वेंडर प्लास ने कहा कि यह गठबंधन खत्म हो चुका है, लेकिन शायद दूसरी पार्टियां कोई रास्ता निकाल लें। अचानक सरकार के गिरने से नीदरलैंड के लिए महत्वपूर्ण फैसले, जैसे रक्षा खर्च में देरी हो सकती है। रूस के साथ बढ़ते तनाव के बीच नाटो का ये महत्वपूर्ण सदस्य देश अब राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहा है। विपक्षी दलों ने नए चुनाव की मांग की है। और अब चलते चलते में बात करेंगे दुनिया के 10 सबसे अमीर देशों की। दुनिया के सबसे अमीर देशों की लिस्ट में हर कोई शुमार होना चाहता है, लेकिन ऐसा करना काफी मुश्किल है। सबसे बड़ी जीडीपी होने का मतलब सबसे अमीर देश होना नहीं होता है। इसके लिए कई दूसरे पैरामीटर होते हैं। जब भी दुनिया के सबसे अमीर देशों की बात की जाती है तो सबसे पहले दिमाग में अमेरिका और चीन का नाम आता है। हालांकि लोगों को कम ही पता है कि दुनिया के सबसे अमीर देशों की लिस्ट में ये दोनों देश काफी नीचे हैं। वर्ल्ड एटलस ने दुनिया के 10 सबसे अमीर देशों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर सिंगापुर है, जो दुनिया का सबसे अमीर देश है। worldatlas.com के मुताबिक ये एक उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था है, जिसका 2025 तक दुनिया में सबसे अधिक जीडीपी प्रति व्यक्ति है। दूसरा नाम है लग्जमबर्ग का। लग्जमबर्ग दुनिया का दूसरा सबसे अमीर देश है। ये देश अपने मजबूत बैंकिंग और वित्त क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। वहीं आयरलैंड दुनिया का तीसरा सबसे अमीर देश है। वर्ष 1995 और 2007 के बीच आयरलैंड की अर्थव्यवस्था में इतनी तेजी देखी गई कि इसे सेल्टिक टाइगर का नाम दिया गया, जिसने यूरोप के सबसे गरीब देशों में से सबसे अमीर देशों में से एक होने में एक नाटकीय बदलाव को चिन्हित किया। कतर दुनिया का चौथा सबसे अमीर देश है। कतर की अर्थव्यवस्था को इसी से आंका जा सकता है कि यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन के अधिकांश महंगे इलाकों पर इसका स्वामित्व है। यूरोपीय देश नॉर्वे दुनिया का 5वां सबसे अमीर देश है। ये देश ज्यादातर विकसित मिश्रित अर्थव्यवस्था के साथ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में समृद्ध है। स्विट्जरलैंड दुनिया का 6वां सबसे अमीर देश है। ये देश अपनी संपत्ति और उच्च जीवन स्तर के लिए मशहूर है। ब्रुनेई दुनिया का 7वां सबसे अमीर देश है। गुयाना दुनिया का 8वां सबसे अमीर देश है। अमेरिका दुनिया का 9वां सबसे अमीर देश है। ये 2025 में जीडीपी के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में अकेला है जो इस लिस्ट में शामिल है। डेनमार्क दुनिया का 10वां सबसे अमीर देश है, लेकिन इस लिस्ट में भारत का नाम दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है।
तो फिलहाल के लिए वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।